नमस्कार। आप देख रहे हैं मारू मरुदर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों का रुख करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। कार्रवाई को लेकर दो विभागों में माथापच्ची भी हो रही है। होम डिपार्टमेंट ने एक अजीबोगरीब आदेश निकाला है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने जवाब भेजा। जिस अधिकारी को विभाग ने नामित किया है उसे ही कार्रवाई का अधिकार है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए विभाग ने यह जवाब भेजा और कहा कि ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट में प्रक्रिया तय है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को फिर से एजी से राय लेने की सलाह दी है। इस आदेश के बाद भी पुलिस और एसीबी पसोपेश में है। सबसे बड़ा सवाल, जब गुड़गांव पुलिस मामले में कार्रवाई कर सकती है तो फिर जयपुर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? पहले भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामलों पर पुलिस का हस्तक्षेप रहा है। कई राज्यों में पुलिस की कार्रवाई भी हुई है। तो फिर कौन ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में एफआईआर करवाएगा? और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सतवीर सिंह का रुख करते हैं। सतवीर, दिन पर दिन जो गड़बड़झाला है इस ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दो विभाग हैं, माथापच्ची में अभी तक फंसे हुए हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है पूरे मामले पर? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट बात करें तो लगातार जिसमें कई फंसे हैं वो लगातार खुलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर अगर चिकित्सा विभाग ने जो कार्रवाई के लिए गृह विभाग को जो प्रस्ताव में यहाँ पर भेजा था कि उनसे अनुमति यहाँ पर मिल जाए, लेकिन उसके बाद में अब गृह विभाग की ओर से वापस उसका जो जवाब है वो चिकित्सा विभाग को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि कार्रवाई के लिए चिकित्सा विभाग की अथॉरिटी पूरी तरीके से सक्षम है। वो अपने स्तर पर कार्रवाई यहाँ पर एफआईआर है वो करवा सकती है। तो इसके बाद में अब चिकित्सा विभाग एजी की जो एजी से जो विधिक राय है वो यहाँ पर अब लेने जाएगा और उसके बाद में अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्दी मामले को लेकर जो एफआईआर है वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया था और अब लगातार जिस तरीके से इस मामले के अंदर जो परतें खुलती हुई नजर आ रही है और तो उसे साफ तौर पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और आने वाले दिनों के अंदर और भी जो खुलासे हैं वो इसमें हो सकते हैं। फिलहाल जो गृह विभाग को जो विधिक राय के लिए जो जानकारी यहाँ पर भेजी थी उसका जवाब यहाँ पर गृह विभाग ने वापस दे दिया है। तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर जो सवाल उठ रहा है उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि बड़ा सवाल उठा है कि अगर गुड़गांव पुलिस कार्रवाई कर सकती है, एफआईआर कर सकती है, तो जयपुर पुलिस क्यों नहीं? देखिए, मामले के अंदर जिस तरीके से जो जवाब भेजा है उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग पूरी तरीके से जो सक्षम है। लेकिन अब जिस तरीके से जवाब आया उसके बाद में कहीं ना कहीं पुलिस और एसीबी आप जो पसोपेश की स्थिति के अंदर साफ तौर से देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें गुड़गांव पुलिस की तो उन्होंने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को तस्करी को लेकर कई जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की। तो ऐसे में पुलिस यहाँ पर सक्षम है कि वो मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कर सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अब कौन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर जो एफआईआर है वो कौन दर्ज करवाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चलता हुआ नजर आ रहा है इससे माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर भी और भी जो खुलासे हैं वो इस मामले के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौड़, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। दीग से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां कामा विधानसभा क्षेत्र में दो कांग्रेसी नेताओं में चल रही आपसी कलह उस समय खुलकर उजागर हुई जब पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान और युवा कांग्रेस नेता मुख्तियार अहमद मंच पर ही भिड़ गए। मामला भरतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव की सभा के दौरान का है। कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव पूर्व मंत्री जाहिदा खान और कांग्रेस नेता मुख्तियार अहमद के साथ गांव खेड़ला नोआबाद में नुक्कड़ सभा कर रही थी। पहले जाहिदा खान प्रत्याशी संजना जाटव ने अपना भाषण पूरा किया और इसी दौरान मुख्तियार अहमद को जाहिदा खान द्वारा लगाए गए आरोप नागवार लगे। मुख्तियार अहमद जवाब देने के लिए मंच की ओर बढ़े तो जाहिदा खान ने उन्हें रोक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मामूली कहासुनी के बाद जाहिदा खान ने मुख्तियार अहमद को थप्पड़ तक जड़ दिया। देखते ही देखते दोनों में हाथापाई हो गई
और इसी खींचातानी में दोनों ही मंच से नीचे गिर गए। अचानक इस घटनाक्रम के बाद नुक्कड़ सभा में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया तो वहीं नाराज होकर संजना जाटव वहां से चली गई और मामले से प्रदेश पदाधिकारियों को अवगत करवाया। घटना को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस नेताओं ने मुख्तियार को बुला लिया। फिलहाल मामले को लेकर समझाइश का दौर जारी है। मामले को लेकर जब जाहिदा खान से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, तो वहीं मुख्तियार अहमद ने कहा कि अभी मामला पार्टी के बड़े नेताओं के पास है, जल्द मामला सुलझ जाएगा। और डीग से सहयोगी रवि कुमार का रुख करते हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा था और क्या कुछ आरोप जो है वो जाहिदा खान लगा रही थी उस वक्त? जी, मैं बताना चाहूंगा, चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा था। आज जो कांग्रेस की भरतपुर से लोकसभा प्रत्याशी संजना जाटव है, वो जाहिदा खान के साथ गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थी और इसी चुनाव प्रचार के काफिले में जो कांग्रेस के नेता हैं, युवा नेता है मुख्तियार, वो भी शामिल थे। अभी वो एक सप्ताह पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जो मुख्तियार अहमद है, उन्होंने जो पिछला लोकसभा का चुनाव है वो जाहिदा खान के सामने निर्दलीय रूप से लड़ा था और करीब 65,000 मत प्राप्त किए थे। इस मुख्तियार की वजह से ही जाहिदा खान चुनाव हार गई थी। उसी को लेकर कहीं ना कहीं दोनों में आपस में थोड़ी बहुत जो राजनीति थी वो कसमकस चल रही थी। आज जो चुनाव प्रचार चल रहा था, संजना जाटव के साथ जाहिदा खान भी मौजूद थी, मुख्तियार अहमद भी मौजूद थे। जैसे ही ये काफिला था, इनका जो चुनाव प्रचार का काफिला था, गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ला 9 आबाद पहुंचा तो वहां एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई थी। एक तख्त लगाकर हल्की सी सभा आयोजित होनी थी। कोई मंच ज्यादा नहीं लगाया गया था, टेंट वगैरह नहीं लगाया गया, एक सिर्फ लकड़ी का तख्त बिछाया गया था। सबसे पहले मुख्तियार वहां पहुंचते हैं, मुख्तियार पैर लटका कर तख्त पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव वो भी मौके पर पहुंचती है और पैर लटकाकर बैठ जाती हैं। इन लोगों को पैर लटकाकर इसलिए बैठना पड़ा था क्योंकि तख्त के ऊपर कोई भी कुर्सी नहीं लगाई गई थी। लेकिन जो सभा आयोजित की थी वो जाहिदा खान के समर्थक थे, उन्होंने आयोजित की थी। लेकिन जैसे ही जाहिदा खान सभा में पहुंची है, नुक्कड़ सभा में पहुंचती है, तो उनके लिए कुर्सी मंगवाई जाती है। कुर्सी मंगवाने के बाद फिर 2 कुर्सियां मंगवाई जाती है। दोनों पे, एक पे संजना जाटव को बिठाया जाता है, दूसरे पे जाहिदा खान को बिठाया जाता है। जो मुख्तियार अहमद है, इन दोनों के पैरों के नीचे उस पर तख्त पे बैठे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रहे जो श्री चंद्रगौड़, उनके लिए भी कुर्सी नहीं लगाई गई थी। ये मामला अलग था, लेकिन चलते तो नुक्कड़ सभा चलती रही। जाहिदा खान ने भाषण दिया। भाषण देने के बाद में उन्होंने आरोप लगाए मुख्तियार की ओर, एक तरह से इशारा करके कहा कि कुछ लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बन रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्तियार अहमद ये सब कुछ सुनते रहे। उसके बाद संजना जाटव ने अपना भी भाषण दिया। जैसे ही संजना जाटव ने अपना भाषण समाप्त किया तो मुख्तियार अहमद थे, जो जाहिदा खान द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उनका जवाब देने के लिए मंच की ओर बढ़े और उन्होंने कुछ बोलना चाहा। इसी दौरान जाहिदा खान ने उनको रोक दिया। रोकने के बाद में थोड़ी कहासुनी हुई और इसी दौरान, जैसे प्रत्याशियों ने बताया हमें, इसी दौरान जाहिदा खान ने मुख्तियार को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद में दोनों में आपस में हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों ने, जैसा प्रत्याशियों ने हमें बताया है, जो वहां वयोवृद्ध से समाज सेवी थे अकबर खान जो, तो उन्होंने बताया है दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान तक पकड़ लिया। खींचातानी हुई और खींचातानी में जाहिदा खान और मुख्तियार अहमद दोनों ही मंच से नीचे गिर गए। ये इतना सब होते थे, वहां मंच पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर, काफी बीच बचाव के बाद दोनों को छोड़ाया गया। बाद में जो संजना जाटव है वो नाराज हो गई ये सब देखकर, और उन्होंने जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा है, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है मंजित भारद्वाजी, उनको अवगत कराया। अशोक गहलोत को अवगत कराया। जो भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह है, उनको भी अवगत कराया। इसी दौरान उन्होंने जो मुख्तियार अहमद, उनको तुरंत ददबई में जो आज सभा आयोजित हो रही वहां बुला लिया। फिलहाल समझाइश का दौर जारी है और अभी गतिरोध बना हुआ है। हमने जब जाहिदा खान से बात करने की कोशिश की, फोन लगाया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं हमने मुख्तियार अहमद से भी पूरे मामले की जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा थी छोटी मोटी हो जाती है, पार्टी का मामला है, जल्द सुलझ जाएगा। जी रवि, कहासुनी हो जाती है और मतभेद और मनभेद भी देखने को मिलते हैं पार्टी के अंदर, नेताओं के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन इस तरीके से भरी सभा में किसी को थप्पड़ जड़ देना, आपसी कलह जो है वो कोटा में भी निकल कर आई थी कांग्रेस की प्रहलाद गुंजल के बीच और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बीच, और यहाँ एक बार फिर से नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितना खामियाजा यहाँ प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है इस चीज का? जी, मैं बताना चाहूंगा, निश्चित रूप से जो आज का घटनाक्रम हुआ है वो बहुत निंदनीय घटनाक्रम है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये किसी जो आज ये जो घटनाक्रम हुआ है किसी दूसरी पार्टी से नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो नेता थे वो आपस में दोनों ही आपस में ही उलझ गए थे। ऐसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो होगा ही। हालांकि यहाँ पे जो कामा विधानसभा क्षेत्र है वह कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है, अल्पसंख्यक में समुदाय, उसमें हो सकता है ना फर्क पड़े। लेकिन आज जो लड़ाई हुई है कहीं ना कहीं वोट बैंक पर विपरीत तो प्रभाव तो पड़ेगा। विपरीत प्रभाव नहीं
पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो जाहिदा खान की राजनीति है वो प्रभावित होगी। कहीं ना कहीं जाहिदा खान की जो आज जो घटनाक्रम हुआ, जाहिदा खान ने जिस तरह से मुख्तार अहमद को थप्पड़ जा रहा है, एक तरह से उसको उनकी बौखलाहट के तौर पे देखा जा रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि जाहिदा खान एक संजीदा नेता है, मंत्री रह चुकी है, संसदीय सचिव रह चुकी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो आपसी समझाइश से भी मामले को सुलझाया जा सकता था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी रवि कुमार, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। अजमेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां सेंट्रल जेल में प्रहरी से मारपीट का मामला सामने आया है। विचाराधीन बंदी ने जेल प्रहरी से मारपीट की और बंदी ने स्वयं को जख्मी कर जेल प्रहरी को धमकी दी। जेल प्रशासन ने राजकार्य में बाधा और अभद्रता का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सेंट्रल जेल में प्रहरी से मारपीट का मामला सामने आया है। विचाराधीन बंदी ने जेल प्रहरी से मारपीट की और बंदी ने स्वयं को जख्मी कर प्रहरी पर धमकी दी है और आरोप भी लगाए हैं। जेल प्रशासन ने राजकार्य में बाधा और अभद्रता का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और ये पूरा मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अजमेर के सेंट्रल जेल से मामला सामने आया है, जहां एक प्रहरी से मारपीट हुई है। विचाराधीन बंदी ने जेल प्रहरी से मारपीट की और उसके बाद खुद को जख्मी कर जेल प्रहरी को धमकी दी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक सिंह का रुख करते हैं। अभिषेक, ये मारपीट हुई है जेल प्रहरी से, क्या मामला रहा है, किस वजह से मारपीट हुई? जी बिल्कुल चारों को आपको बता दूं, अजमेर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदी था जिसने प्रहरी के साथ अभद्रता से मारपीट करने के उसके साथ मामला सामने आया। बंदी ने खुद को जख्मी कर जेल प्रहरी को धमकी भी दी। जेल प्रशासन ने मामले में आरोपी बंदी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में राजकीय बाधा में लोक सेवा में अभद्रता का मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दूं, सेंट्रल जेल के मुख्य प्रहरी भागीरथ सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया है कि 15 अप्रैल को जो बैरिक नंबर 14 में वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, गश्त के दौरान जो बंदी था मनीष कटारिया, उसने देखा वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था अपने पास से। जब बैरिक खोल के उसकी तलाशी ली तो उस चीज को छुपाता हुआ अभद्रता से उनके साथ गाली गलौज करने लगा और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसको लेकर फिर उन्होंने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। कोटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां बिल्डिंग में अग्निकांड के बाद एक्शन लिया गया। कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में 3 मेस और हॉस्टल के ऑफिस को सीज किया गया है। निरीक्षण के दौरान मेस और हॉस्टल में अनियमितताएं मिली थी और चीफ फायर ऑफिसर के निर्देशन में ये सीज की कार्रवाई हुई है। तो कोटा में कुछ दिनों पहले एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए प्रशासन ने कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में 3 मेस और हॉस्टल के ऑफिस को सीज कर दिया है। निरीक्षण के दौरान मेस और हॉस्टल में अनियमितताएं मिली थी, जिसके चलते चीफ फायर ऑफिसर के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। तो कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां गत दिनों बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। उसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में 3 मेस और हॉस्टल के ऑफिस को सीज किया। निरीक्षण के दौरान मेस और हॉस्टल में अनियमितताएं मिली थी और चीफ फायर ऑफिसर के निर्देश पर सीज की कार्रवाई की गई है। तो कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिल्डिंग में अग्निकांड पर एक्शन लिया गया है। अलवर के रामगढ़ में 17 साल की दलित नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के परिजनों ने एक मुस्लिम युवक पर अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करने का और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण, पॉक्सो और रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई को दी गई है। तो वहीं मामले को लेकर पीड़ित परिवार के साथ दलित समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान नाबालिग के पिता ने आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी है। तो ये पूरा मामला अलवर के रामगढ़ का बताया जा रहा है, जहां 17 साल की दलित नाबालिग के साथ अपहरण हुआ और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
15/4/2024 को थाना बगड़ तिराया में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें परिवादी ने बताया है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री दिनांक 13/4 को घर से बड़ौदा में के लिए निकली थी, जो वापस नहीं आई है। परिवादी के पिता की रिपोर्ट पर कल ही मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। ठीक करते उसको रास्ते में किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद में हमने ढूंढा था, वो उनके घर पे गए थे हम। मेवो का लड़का है, साबिर नाम का है। तो उनके घर वालों ने बोला कि हम तुम्हारी लड़की को कल 12 या 11 बजे तक ला के दे देंगे। फिर हमने उनके पास में उनने जवाब दिया कि हमारे पास कोई लड़की नहीं है। आप अगर मुझे प्रशासन से अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आप में हत्या कर दूँ। ये एक नाबालिग लड़की है रामगढ़ क्षेत्र की, और उसका अपहरण करके नहीं लोग 13 तारीख को ले गए, और उसका अपहरण करने के पश्चात उसका धर्म परिवर्तन करके उसकी शादी कर ली और उसको अपने पास रखे हुए हैं। 14 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम आपकी लड़की को 12 बजे तक लौटा देंगे, लेकिन 12 बजे इंतज़ार करने के बावजूद नहीं लौटाए। फिर 15 को गए तो 15 को उन्होंने फिर कहा कि हम थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आए। दिनेश उत्तम, मंडल महामंत्री भाजपा, ये लव जिहाद के तहत एक दलित लड़की को यहाँ से भगा कर ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती उससे शादी की, धर्म परिवर्तन करवाया। और इनका एक गिरोह है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर एक कड़ी निगरानी रखी जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। सीओ साहब के पास हम आए हैं उसके बारे में कि लड़की को बरामद किया जाए और आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, और जो इनका गिरोह सक्रिय है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अखिलेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अखिलेश, इतने सारे बयान दिख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि जबरन अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी शादी करवाई गई मुस्लिम युवक के साथ में। पुलिस क्या कर रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल चारों आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये अलवर जिले के बगड़ पुलिस थाना क्षेत्र का एक गांव का मामला है। आरोपी युवक साबिर नाम का है, जो कि बगड़ राजपूत खेड़ा गांव का रहने वाला है। जो पीड़ित और जो नाबालिग लड़की है उसके घर पर उसका आना जाना था। लड़की के पिता ने थाने में जो मामला दर्ज कराया उसमें यही लिखा है कि वो अपनी पाजेब और कुछ खरीदारी करने के लिए वो पास के बड़ौदा में गांव में गई थी। वहां साबिर नाम के युवक मिला और उसने फुसलाकर उसको ले गया, और ले जाने के बाद जब घर वालों ने उसको तलाश किया तो उनको जानकारी लगी कि वो लड़की उनकी लड़की साबिर के घर पर है। साबिर के घर पर है तो पीड़ित लड़की के पिता और कुछ लोग उसके घर गए और उसके परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़की को हम लौटा देंगे। दूसरे दिन जब लड़की नहीं आई तो फिर वो उसके परिजनों से मिले। लड़की के परिजन तो उन्होंने कहा कि नहीं, साबिर ने तो उससे निकाह कर लिया है और इस तरीके से अब वो अपने पास ही रखे हुए है, वो आपको अब नहीं लौटाएगा। आखिर में तंग परेशान होकर पिता ने पुलिस में रामगढ़ पुलिस थाने बगड़ थाने में मामला भी दर्ज कराया। उक्त मामले की जांच सीओ रामगढ़ कर रहे हैं और उन्होंने ये बताया कि अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अपहरण और रेप का नाबालिग से पोस्को एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी है। साथ में उनका कहना है कि अभी चुनावी समय है तो अभी 2-3 दिन लग सकते हैं। वहीं पीड़ित बालिका के पिता ने यहाँ तक धमकी दे डाली है कि अगर मेरी बेटी को नहीं लौटाया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो मामला गंभीर बना हुआ है कि लगातार लव जिहाद और ये धर्म परिवर्तन के मामले लगातार अलवर जिले में सामने आ रहे हैं। जी चारू, तो अखिलेश, बात ये थी कि 14 तारीख के लिए बोला था कि वो वापस लड़की को भेज देंगे, 14 को भी नहीं भेजा, 15 को भी नहीं भेजा। तो ये जो पीड़ित परिवार है, इन्होंने थाने में कब मुकदमा दर्ज करवाया था? इन्होंने 13 तारीख को ये मामला दर्ज कराया था और उसके बाद से ही लगातार ये दबाव बनाए हुए थे कि हमारी लड़की को लौटा दो जी। और तब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? आज 16 तारीख है, पिछले 3 से 4 दिन में पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कुछ पता लगाया कि किसने अपहरण किया है और क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ? इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। लड़की को शीघ्र बरामद करके सामने ला दिया जाएगा, उनको लौटा दिया जाएगा, क्योंकि नाबालिग लड़की का मामला है। लेकिन अभी तक पुलिस की कार्य जो करने की जो है वो बड़ी धीमी गति मानी जा सकती है, जिसके कारण आज उसके पिता ने डीएसपी से भी जाकर मिले थे ग्रामीणों के साथ
और उन्होंने यही कहा था कि हमारी लड़की को लौटा दो, जी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अखिलेश, यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस के सामने आती है, क्योंकि नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है और जो पीड़ित परिवार है उनको पता है कि किसने अपहरण किया है, किसने जबरन उनकी बेटी के साथ में निकाह किया, धर्म परिवर्तन का उस पर दबाव बनाया है। पूरी चीजें पुलिस प्रशासन के सामने रखने के बावजूद पुलिस अभी तक मौन बनी हुई है और 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की है। जी, इस बात पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो ही रहा है पुलिस की कार्यशैली पर कि इतना बड़ा मामला सामने, मुलजिम का भी नाम है, गांव है, पता है, सब कुछ होने के बावजूद पुलिस के द्वारा क्यों इसमें विलंब किया जा रहा है कि लड़की को बरामद नहीं किया जा रहा है और पीड़ित परिवार को एक तरह से संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। ये पुलिस पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जी शाहरुख, तो आसपास के जो स्थानीय नेता हैं या जो कोई पार्टी या संगठन से जुड़े जो लोग हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि धर्म परिवर्तन के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं अलवर जैसे क्षेत्रों में और आसपास के क्षेत्रों में भी। जी, इस संबंध में एक भाजपा के ही मंडल महामंत्री है, उन्होंने तो इस बात को आरोप भी लगाया है कि लगातार ये धर्म परिवर्तन का ये जो मेव समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय से ही जुड़ा होता है और ये आए दिन ये ऐसे कारण हो रहे हैं। और हो सकता है कि उन्होंने आशंका जताई थी कि जो उन्होंने मीडिया के सामने आके बोला भी है कि एक कोई संगठित गिरोह ही होता है जो ये धर्म परिवर्तन आदि करा के नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर और इस तरह से झांसे में लेकर और इस तरह से धर्म परिवर्तन की घटना आए दिन सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और दूसरे चरण के लिए 21 अप्रैल को जनसभा करेंगे। जालौर के भीनमाल और बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक दिन में 2 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:30 बजे जालौर के भीनमाल पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 4 बजे बांसवाड़ा में हुंकार भरेंगे। तो जालौर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी प्रत्याशी हैं भाजपा के, तो वहीं बांसवाड़ा से बड़े नेता, आदिवासी नेता हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया, कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। बागीदौरा से विधायक थे, विधायकी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा ने इन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। तो 21 अप्रैल को 2 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे चरण में चुनाव होंगे 26 तारीख को। 26 अप्रैल को राजस्थान में दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं। शेष 13 सीटों पर मतदान होगा और उससे पहले 19 अप्रैल के बाद से ही ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार शुरू हो जाएगा दूसरे चरण के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री 2 सीटों पर जनसभाएं करेंगे। 2 क्षेत्रों में दोपहर 1:30 बजे जालौर के भीनमाल में जनसभा होगी और उसके बाद 4 बजे बांसवाड़ा में भी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो सभी केंद्रीय नेताओं ने राजस्थान पर अपना पूरा फोकस कर रखा है। 25 की 25 सीटें पिछले 2 बार से भाजपा जीतती आई है और इस बार भी मिशन 400 पार के तहत राजस्थान से 25 की 25 सीटें जीते, 25 सीटों का योगदान उसमें आए, उसके लिए पूरी ताकत झोंकी है चुनाव प्रचार में। प्रदेश में छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब हाड़ौती सहित स्थानीय भाषाओं के शब्दों से भी रूबरू होंगे। प्रदेश का शिक्षा विभाग स्थानीय भाषाओं के शब्दों को किताबों में जोड़ने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए जल्द ही बच्चे ऊंट को उटड़ो, मटकी को मटको, बंदर को बांदरो, प्याज को कांदा, कुआ को कागलो, बिल्ली को बल्ली और बकरी को छाटड़ी पढ़ने लगेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा संभाग में बोले जाने वाली हाड़ौती भाषा के अलावा शेखावाटी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, गवारिया, मारवाड़ी, खैराड़ी, वांगड़ी, सांसी, बंजारा, मोटवाड़ी, देवड़ावाटी और थली शब्दों को भी पाठ्यक्रम में जोड़ने के प्रयास की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की करीब 2 दर्जन से ज्यादा भाषाओं के शब्दों को लिया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में जल्द ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू करने पर काम किया जा रहा है, जिसे पूर्व कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया था।
नई शिक्षा नीति 2020 से लागू हुई है। दुर्भाग्य से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के नाते उसको लागू नहीं कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उसको अक्षर से लागू करेंगे। और इसलिए जो लोकल भाषा है, जैसे मैं हाड़ौती कर रहने वाला हूँ, तो हाड़ौती संभाग में लोकल भाषा में पढ़ाया जाएगा। उसका शब्दकोश तैयार करा रहे हैं। शब्दकोश में आप जानते हैं कि बल्ली कहते हैं बिल्ली को, ऊंटरा कहते हैं ऊंट को। जयपुर के चौमू से खबर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। सीकर लोकसभा क्षेत्र से सुमेधानंद सरस्वती भाजपा के प्रत्याशी हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने सभा को संबोधित किया। सीएम बनने के बाद पहली बार नायब सैनी राजस्थान आए और भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। चौमू बस स्टैंड पर सभा का आयोजन हुआ। सांसद स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती, तीसरी बार आप लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार भेजने वाले हैं। ऐसा मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी। सवाई माधोपुर के बौली से खबर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। विधायक इंदिरा मीना के आवास पर बैठक का आयोजन हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ। गिरिराज मीना कोडियाई बने निर्विरोध बौली ब्लॉक के अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारी पूरी कर रखी है और पहले चरण के मतदान को लेकर 18 अप्रैल को मतदान दलों की रवानगी होगी। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, दौसा और सीकर लोकसभा क्षेत्र में समाहित जिले के विधानसभा क्षेत्रों के लिए इन दलों को रवाना किया गया। तो वहीं दूसरे चरण में भी 25 अप्रैल को मतदान दलों की रवानगी होगी। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में दूदू के लिए 25 अप्रैल को मतदान दलों की रवानगी होगी। इसके तहत जयपुर क्षेत्र के लिए 2085 और जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2128 मतदान दलों को रवाना किया जाना है। मतदान के बाद 19 अप्रैल को राजस्थान कॉलेज में जयपुर लोकसभा क्षेत्र और कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम का संग्रहण किया जाएगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कमेटी भंग होने के बाद अब चुनाव का रास्ता साफ है। सहकारिता रजिस्ट्रार ने एडहॉक कमेटी बना दी है और 3 महीने में चुनाव संपन्न कराने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन एडहॉक कमेटी के चुनाव कराने पर प्रश्न चिन्ह भी लगा है, क्योंकि आरसीए से जुड़े एक जिला संघ में भी चुनाव कराने को लेकर एडहॉक कमेटी बनी थी, जो 3 महीने दूर 5 साल में भी चुनाव नहीं करा पाई है। पेश है एक खास रिपोर्ट। विवादों का नाता नया नहीं है। 2018 चुनाव में महेश जोशी अध्यक्ष बने तो उनके करीबी मोहम्मद इकबाल सचिव पद के लिए डॉक्टर विमल सोनी से महज 5 वोटों से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद ही जेडीसीए में आपसी मनमुटाव और विवादों की शुरुआत हो चली। जेडीसीए के 2018 चुनाव में अनियमितताओं की शिकायत पर 30 जनवरी 2020 को सहकारिता रजिस्ट्रार ने जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया और एडहॉक कमेटी बनाई थी, जिसके खिलाफ सचिव डॉक्टर विमल सोनी ने अपीलेंट अथॉरिटी, खेल सचिव और हाई कोर्ट में अपील की। उन्होंने एडहॉक कमेटी पर रोक लगाने की मांग भी की। कोर्ट में पहुंचे विवाद ने चुनाव पर रोक लगा दी, लेकिन मामला तारीख पर तारीख के बीच ही उलझता रहा। एडहॉक कमेटी का समय आगे से आगे बढ़ता रहा और कन्वीनर बदलते रहे। फिलहाल जेडीसीए की एडहॉक कमेटी को 21 जून 2024 तक का समय मिला हुआ है। ऐसे में मौजूदा कन्वीनर अखिलेश मित्तर जल्द ही चुनाव कराने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है। जयपुर में 5 साल से एडहॉक कमेटी चल रही है, पर हमने इसको एडहॉक कमेटी को ख़त्म कराने के लिए हमारा प्रयास ये है कि आरसी के इलेक्शन से पहले हम जयपुर जिला के इलेक्शन करवा लें। तो उसके लिए हमने अकाउंट्स की पूरी ऑडिट करवा ली है और टाइमिंग हमने दोनों आपस में थोड़ा सा मतभेद है,
तो उनको जो सारे पुराने एक साथी हैं तो उनको बैठा के बात करा ली है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी हमारा जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो हम विद इन अ मंथ खत्म करा के हम इलेक्शन करवा लेंगे। हो सकता है जयपुर जिला कार्यकारिणी नहीं होने से आरसीए की राजनीति में जयपुर जिला संघ कमजोर रहा, लेकिन अब सुलह की उम्मीद दिखाई दे रही है। पूर्व सचिव विमल सोनी ने कहा है कि जिला संघ के चुनाव आधिकारिक रूप से सही हुए थे, लेकिन मामले में राजनीति हुई और एडॉक कमेटी बना दी गई। इससे जिले में क्रिकेट का भविष्य खराब रहा, लेकिन अब कोई मध्यस्थता करे तो इस विवाद का निस्तारण हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्लबों की बढ़ाई संख्या के प्रति नाराजगी जरूर जताई। इधर दूसरे गुट के मोहम्मद इकबाल ने जिले में क्रिकेट बचाने के लिए एक मंच पर आने की बात कही। देखिए, जेन्युइन इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद एक कमेटी बनी थी। फिर किसी के कहने पे किसके, मेरे को कोई कंट्रोवर्सी नहीं पड़ रही, एडॉक कमेटी बना दी गई बाय द रजिस्ट्रार। और उस एडॉक कमेटी के अगेंस्ट फिर लोग बाग अगेंस्ट में गए कि एडॉक कमेटी गलत बनाई गई है और स्टे ऑर्डर हो गया। तो जब ये सब चीज़ हो गया तो कोई सीनियर आदमी 2-4-5 जने मिलके और इन सबको बैठ के और एक अपना डिसीजन लें और कोर्ट में जाके उसको पेश करें एज एफिडेविट, तभी और फिर उसके बाद चुनाव हो जाए। वापस कार्यकारिणी बनेगी। कोर्ट में स्टे की वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे। बाकी सब लोग मिल बैठ के, अभी हमारी पिछले दिनों में बात हुई है, सब एक मंच पे आ चुके हैं। जो भी 2 ग्रुप हैं, जो भी बैठ के सबने बात कर ली है और बहुत जल्दी एक रास्ता निकलेगा और जयपुर क्रिकेट में वापस क्रिकेट एसोसिएशन बनेगी और क्रिकेट चालू होगा। बहरहाल राजस्थान में क्रिकेट की राजनीति से जुड़े विवाद राज्य से लेकर जिला संघों के बीच बने हुए हैं, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को ही भुगतना पड़ता है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि खेल को बचाने और खिलाड़ियों के हित में आपसी झगड़े और कलह को खत्म किया जाए। सतवीर सिंह, समाचार प्लस, जयपुर। पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम ने जयपुर के भाकरोटा थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने फरारी काटने आए चित्तौड़गढ़ जिले में वांटेड 10,000 रुपए के इनामी अपराधी को डिटेन किया है। टीम ने आरोपी को चित्तौड़गढ़ जिले के थाना चंदेरिया से आए पुलिसकर्मियों को सुपुर्द कर दिया। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि गिरफ्तार 10,000 के इनामी बदमाश के विरुद्ध थाना अकोला जिला चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थ, शराब तस्करी, मारपीट और संपत्ति संबंधित अपराध के 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। 27 अक्टूबर 2023 को चित्तौड़गढ़ जिले की मंडफिया थाना पुलिस की टीम ने एक टेम्पो से मक्की के कट्टों की आड़ में 1 किलो 319 ग्राम एमडीएमए मौली पाउडर जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया था। भंवरलाल के परिजनों द्वारा एसपी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर रेंज आईजी को शिकायत दी कि इसे झूठे केस में फंसाया गया है। जांच में मंडफिया एसएचओ यशवंत सिंह की भंवरलाल खटीक के रिश्तेदार और हिस्ट्री शीटर पोखर खटीक निवासी चिकाडा थाना मंडफिया हाल मंगलवार से मिलीभगत पाई गई और इसके बाद एसएचओ यशवंत सोलंकी को सस्पेंड कर षड्यंत्र के फरार आरोपी पोखर खटीक और प्यार चंद पर इनाम घोषित किया गया था। नीमका थाना से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े 15 लाख की चोरी हुई है। चंद मिनट में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। गेहूं की फसल काटने गए हुए थे परिजन और सोने चांदी के आभूषण और 1,60,000 रुपए पार कर लिए। परिजनों के घर आने पर चोरी का पता लगा। दीनानाथ मंदिर इलाके के थोई के पास की घटना है। खबर उदयपुर से है, जहां चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति का गला कट गया। मांझे से करीब आधे इंच तक घाव हो गया। उदयपुर के अशोकनगर इलाके की घटना है और बाइक से दीपक अपने काम पर जा रहा था। मांझे को तोड़ने की कोशिश में उंगली भी कट गई। घायल हालत में दीपक अस्पताल पहुंचा और भोपालपुरा थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। खबर अजमेर से है, जहां नाबालिग मासूमों के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। आरोपी ने नाबालिग मासूमों का वीडियो भी बनाया। पड़ोसी होमगार्ड ने वीडियो दिखाकर कुकर्म किया। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अलवर गेट थाने का यह मामला है।
ब्यावर की मसूदा में शातिर ठग ने आभूषण ठगने की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि रास्ते में उसे शातिर ठग मिले थे, जिन्होंने जैन मंदिर का पता पूछा और उसके बाद जैन मंदिर पहुंचने के बाद पीड़ित की मां से आशीर्वाद लेने का बहाना बनाकर उनके घर तक पहुंच गए, जहां ठगों ने बातों में उलझाकर सोने के आभूषण खुलवाकर अलमारी में रखवा दी और शाम को आरती के समय फिर से निकाल लेने की बात कही। बुजुर्ग महिला ने जब अलमारी से आरती के समय अपने गहने देखे तो अलमारी से गहने गायब मिले। पीड़ित परिवार ने मसूदा थाने में मामला दर्ज करवाकर शातिर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आया हॉस्पिटल जाके आके दुकान पे खड़ा हुआ ही था। इधर में एक मोटरसाइकिल से आ रहा था कि आप जैन हो गया। मैंने कहा हाँ जैन है। तो जैन मंदिर कहाँ है? मैं जैन मंदिर बाजार में है। तो क्या मुझे कोई दान चढ़ाना है? मैं दान चढ़ाना तो मंदिर पाठ में चढ़ा, तो वहाँ मंदिर में चढ़ाओ, रसीद कटवानी है तो संकेश जी के पास में रसीद कटवा लो। तो कहा तो मैं संकेश जी की दुकान तक लेके गया था। अंदर आकर के उन्होंने सोने की चीजें पूछी तो उन्होंने कहा मैं तो पहनती, तो उन्हें कान के थे तो कान के अड़के देखी अलमारी में, तो अलमारी में देखा। चौमू में चक्की की मोटर चोरी करने का मामला सामने आया है और पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। ट्रक चालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की 129 मोटर भी बरामद की। वारदात में प्रयुक्त वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चौमू पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर अजमेर से है, जहां शहर में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। घर पे बैठी महिला पर बंदर ने हमला कर दिया और हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वार्ड संख्या 4 में नाकोड़ा कॉलोनी का यह मामला है, जहां नगर निगम में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी है। तो ये पूरा मामला अजमेर का है, जहां बंदरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वार्ड संख्या 4 में नाकोड़ा कॉलोनी में ये महिला अपने घर पर बैठी हुई थी और बालकनी से बंदर आया और उस महिला पर हमला कर दिया। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये पूरा जो घटनाक्रम है सीसीटीवी में कैद हुआ था। ये बंदर महिला के बाल खींचता हुआ नजर आ रहा है और तभी कोई व्यक्ति आता है और महिला को छुड़ाता है। तो दिन पर दिन बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबरों का रुख करते हैं। कभी एक दूसरे के साथ ही रहे 2 नेताओं में अब जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र यादव में जुबानी जंग शुरू हो गई। जहां जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर प्रचार के दौरान रंधावा ने राजेंद्र यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है, तो राजेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं और मेरा समाज पीठ में छुरा नहीं मारता, मारना ही होता तो छाती पर मारता और सरकार गिरा देते। रंधावा जैसे लोगों को इतने बड़े पद पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी खुद का नुकसान कर रही है। रंधावा खुद पंजाब की राजनीति से कुंठित हैं और वह भड़ास राजस्थान में आकर निकालते हैं। तो 2 नेताओं में अब जुबानी जंग छिड़ गई है और ये जंग आम जनता के सामने भी नजर आ रही है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र यादव में जुबानी जंग शुरू हो गई है। तो जहां जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर प्रचार के दौरान रंधावा ने राजेंद्र यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है, तो राजेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं और मेरा समाज पीठ में छुरा नहीं मारता, मारना ही होता तो छाती पर मारता और सरकार गिरा देते। रंधावा जैसे लोगों को इतने बड़े पद पर पहुंचाकर कांग्रेस पार्टी खुद का नुकसान कर रही है। और गिरिराज नायक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या कुछ ये जुबानी जंग हुई है, क्या कुछ पलटवार किया गया?
जी तरुण, मैं बताना चाहूंगा कि कल जो कांग्रेस की जो सभा थी उसमें जो प्रदेश के प्रभारी जो बन के आए रंधावा ने, उन्होंने राजेंद्र यादव पर बयानबाजी की कि कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंक के और ये कांग्रेस पार्टी से निकले हैं, और जबकि कांग्रेस ने इनको खूब साथ दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कांग्रेस छोड़ी। इसी को लेकर आज राजेंद्र यादव ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर और कहा कि हमने कोई पीठ में छुरा नहीं भोंका है, हमने जो किया है वो सबके सामने किया है। हमने पार्टी के लिए पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर पार्टी के लिए कार्य किया है। जब बुरा समय था तो उस समय भी मैंने बहुत कुछ पार्टी के लिए किया, लेकिन अब पार्टी में इस तरह के जो लोग आ गए तो हमारा मन नहीं कर रहा तो हमने पार्टी छोड़ दी। तो इनके इस चीज की तकलीफ क्या होती है कि इतने बड़े पद पर होकर ये इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश देखने को नजर आया है यादव समाज में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी गिरिराज नायक, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। सर्व समाज की ओर से जयपुर शहर में नववर्ष और रामनवमी को लेकर भगवा ध्वज पताका लगाई गई थी। सनातन के सम्मान में बजरंग दल मैदान जैसे नारे लगाते हुए वापस से झंडे लगाए गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा छोटी चौपर स्थित रोजगारीश्वर महादेव मंदिर पर एकत्रित होकर फिर से जयपुर शहर में भगवा झंडे लगाए गए। टैक्सी, बाइक और ई रिक्शा पर भगवा झंडों से जयपुर शहर को एक बार फिर से भगवामय बनाया गया। बजरंग दल जयपुर शहर संयोजक सुमित खंडेलवाल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के छोटी मानसिकता वाले व्यक्तियों के द्वारा भगवा झंडों को हटवाया गया। पूरे देश में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बताया गया कि भगवा झंडों से जयपुर शहर का माहौल खराब हो रहा है। ये पूरे जयपुर शहर में जो नव वर्ष का उत्साह और श्री राम जन्मोत्सव का उत्साह जोरदार से मनाया जा रहा है, उसी एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जो ओछी मानसिकता के नेता हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो हर बार हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस बार भी जब पूरे देश में भगवामय माहौल होता जा रहा है, घर घर में राम जी का उत्सव मनाया जा रहा है, और उसी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने एक लेटर जारी किया जिसमें चुनाव आयोग को और जयपुर नगर निगम को ये कहा गया कि जयपुर शहर में जो ये भगवा ध्वज लगे हैं भगवान श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है और फाइनल लिस्ट और रिजल्ट जारी कर दी गई है। 2023 में हुई परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव टॉपर रहे तो दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान और तीसरे स्थान पर डोनरू अनन्या रेड्डी रही। चौथे स्थान पर पीके सिद्धार्थ राजकुमार और पांचवें स्थान पर रूहानी रही। यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए 1016 अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग से 347, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 115, ओबीसी से 303, एससी वर्ग से 165, एसटी वर्ग से 86 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बात प्रदेश की करें तो जयपुर से पुरुराज सिंह सोलंकी की 21वीं रैंक, बाड़मेर के मोहनलाल को 53वीं रैंक, जोधपुर की कृष्णा जोशी को 73वीं रैंक मिली है। राजस्थान के एसीएस गृह आनंद कुमार के बेटे विनायक कुमार ने भी यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने ऑल इंडिया 180वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। प्रदेश के आईएएस और आईपीएस ने फोन पर विनायक कुमार को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो साथ ही सभी अभ्यर्थी upsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। कोई भी छात्र रात भर पढ़ाई करता है, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि यूपीएससी टॉप करे। आज जब रिजल्ट आया तो विनायक कुमार ने 180वीं रैंक हासिल की। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका समाचार। सबसे किस तरह की तैयारी की आपने? मैंने घर पे रह के मेनली तैयारी की है और एमबीबीएस ने पढ़ने की थोड़ी आदत डाल दी थी, तो मैंने घर पे रह के मेनली यहीं पे रह के तैयारी करी है। हाँ जी। आप डॉक्टर बनने वाले थे, अब आईएएस बनेंगे, किस तरह सर्जरी करेंगे वहाँ पे? अब वहाँ पे मेडिकल नॉलेज, मतलब जैसे कहते हैं कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो मेरे हिसाब से अभी तो मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इसकी, बट मतलब किसी वे में तो यूज़ हो गई। वो जो मैंने हॉस्पिटल में देखा है, तो हेल्थ में, सैनिटेशन में और इन सब जगहों पे मेरे को काम करने की जो इच्छा है, तो उधर मेरे को लगता है मेरी मेडिकल की जो नॉलेज है वो काम आएगी। आपके जो फादर है एसीएस होम है,
सुरक्षा बड़ा मुद्दा होता है किसी राज्य के लिए, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आप काम करेंगे? हाँ जी, देखिए ये तो एग्जैक्टली जो स्पेसिफिक्स हैं वो ट्रेनिंग में बताए जाएंगी कि क्या निटी ग्रिटीज़ होती हैं हर चीज़ की। बाकी जो मेन है कि सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है कि कहीं पे सीसीटीवी वो कैमरेज इंस्टॉल नहीं है या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा क्राइम ज़्यादा होता है, तो उन हॉटस्पॉट्स पे फोकस करके सिंपल मेजर्स जैसे सीसीटीवी कैमराज हो गए, पेट्रोलिंग हो गई, तो मैं आई थिंक यही होना चाहिए हर जगह का जो सोल्यूशन है। बाकी जो ट्रेनिंग बताए और जो इसकी डिटेल्स हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।